गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे पॉलीमर। पॉलीमर होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसकी संरचना कैसी होती है और इनमें रिपीटिंग यूनिट क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बेसिक पॉलीमर के बारे में हम लोग समझेंगे, उसकी प्रस्तावना क्या होती है, परिचय करेंगे आज पॉलीमर से, ठीक है ना। तो पॉलीमर को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, मान लीजिए, तो पॉलीमर को हम लोग कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब होता है कई, ठीक है। हिंदी में बात कई मतलब यूनिट होती हैं। मर्स मतलब होता है मर्स मतलब पार्ट, ठीक है ना। तो कई पार्ट मिलके पॉलीमर बनते हैं, ठीक ना। और जो पार्ट होते हैं इन्हीं पार्टों को हम लोग मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है एक बोला जाए, और मर्स मतलब होता है पार्ट, ठीक ना। एक पार्ट को मोनोमर बोलते हैं, लेकिन जब यही मोनोमर आपस में कंबाइन करते रहते हैं बार बार तो आपका पॉलीमर बन जाता है, ठीक ना। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो आइए देखते हैं पॉलीमर की डेफिनेशन कैसे होती है ये, ठीक है ना। पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉलर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट द मोनोमर, ठीक है। यही बताया जो पॉलीमर होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। अब लार्ज मॉलिक्यूल क्यों हैं? क्योंकि पॉलीमर में कई छोटे छोटे मोनोमर्स की यूनिट ऐड होती है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर पॉलीमर कोई भी संरचना होगी, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये आप मान लीजिए आप कुछ इस प्रकार से बहुत एक लंबी श्रृंखला है ए बी, ऐसा कुछ देखिए, मान लीजिए ए है, ठीक है। इस प्रकार से ये है बहुत लंबी श्रृंखला, इस तरह से आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक पॉलीमर हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक बोलेंगे, ये एक छोटा सा पार्ट है जिससे हम लोग बोलेंगे मोनोमर, ठीक है ना। ये आपका मोनोमर है। अब एक चीज़ देख रहे हैं, यही यूनिट बार बार रिपीट होके एक पूरी श्रृंखला बना रही है पॉलीमर की। तो ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है ना। और जो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के द्वारा बांडेड होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, ये कोवैलेंट बांड के द्वारा, सह संयोजक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द वर्ड पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो पॉलीमर वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, जिसमें पॉलीमरोज, जिससे पॉलीमर को पॉलीमरोज बोला जाता है ग्रीक वर्ड में, ठीक ना। इस पॉलीमरोज को, पॉली का मतलब होता है मेनी और मेरोज का मतलब होता है पार्ट, ठीक है ना। तो कई पार्ट मिलके पॉलीमर बनते हैं, ठीक है ना। और जो पार्ट होते हैं एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। पॉलीमर्स आर सो कॉमन इन आवर everyday lives that we rarely take notice of their presence. Example, cloth and compact disc, calculator, packaging for the food and insulation, ठीक है ना। तो हम लोग जो पॉलीमर होते हैं हमारी डेली लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं कि आखिर में पॉलीमर है कौन सी, ठीक है ना। जैसे कपड़े जो पहनते हम लोग हैं, ये भी आपका पॉलीमर होता है। जैसे पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं वो आपका पॉलीमर होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होती है वो भी आपका पॉलीमर होता है, ठीक है ना। इंसुलेशन जो हम लोग टेफ्लॉन यूज इस्तेमाल करते हैं, जो कुकर में लगाया जाता है वो हैंडल उसका स्टिक को, वो आपका टेफ्लॉन बना होता है, तो भी आपका पॉलीमर ही होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पॉलीमर हम लोग अपने जीवन लाइफ में बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आखिर में पॉलीमर है कि नहीं है, ठीक ना। अगर नोटिस करेंगे तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग अपने जीवन लाइफ में या दैनिक जीवन लाइफ में उपयोग करते हैं पॉलीमर को, ठीक है। पॉलीमर मटेरियल में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, नेचुरल, सिंथेटिक, ठीक ना। जो पॉलीमर होते हैं वो हो सकता है इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, मतलब अकार्बनिक होंगे, कार्बनिक होंगे, या फिर आपके प्रकृति में पाए जाने वाले होंगे, और कुछ ऐसे भी पॉलीमर होंगे जिससे हम लोग बनाए होंगे, ठीक है ना, जो आप कृत्रिम द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होगा। अगर इनऑर्गेनिक की बात की जाएगी तो सिलिकेट्स जो पढ़ाया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, उस सिलिकेट्स जो होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। ऑर्गेनिक आपका इथाइलिन समझ लीजिए होता है, स्टाइरिन होता है, वो भी आपका होगा, ठीक है ना। अब नेचुरल में क्या होगा, जैसे अब पॉलीमर में प्रोटीन जो बताया गया था आपका, वो प्रोटीन आपका बेसिकली पॉलीमर ही होता है, क्योंकि वहाँ पे भी देखेंगे अमीनो एसिड की जो यूनिट होती हैं वो बार बार रिपीट होके कंबाइन करती हैं, जब तब जाके आपका प्रोटीन बनता है, ठीक ना। अब सिंथेटिक में अगर देखेंगे यहाँ पे भी आपके नायलॉन से जो कपड़े बनाए जाते हैं सिंथेटिक वाले, वो सब आपके रहते हैं सिंथेटिक में, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। पॉलीमर, पॉलीमर मीन्स मेनी पार्ट्स एंड डेजिग्नेट अ मैक्रोमॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट, ठीक ना। तो अगर पॉलीमर को डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं पॉलीमर मतलब होता है मेनी पार्ट, जो आपका एक मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है ना। ये बड़े अणु होते हैं, और एक स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट। अब रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, जो बार बार वही चीज़ें रिपीट होके कंबाइन कर रही होती हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं रिपीटिंग यूनिट, ठीक है ना। तो पॉलीमर आपके
रिपीटिंग यूनिट के द्वारा कंबाइन करके एक बार वो आपका एक मैक्रो मालिक्यूल बनाते हैं और उसी मालिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक ना। और जो पॉलीमर जो रिपीटिंग यूनिट होती हैं वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन पॉलीमर में बी क्लास्ड एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक ना। अब बताया गया आपके जो पॉलीमर होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अगर हम इनको कंपोजिशन के बेसिस पे देखेंगे तो इनको हम ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक में बांट सकते हैं। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक का पॉलीमर पॉलीथाइलिन, ठीक है ना। जो सबसे साधारण पॉलीमर होता है वो पॉलीथाइलिन होता है, जो आप लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो आपका पॉलीथाइलिन होता है। द पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ इथाइलिन, ठीक है ना। जो इथाइलिन का अगर हम आप देख लीजिए, इथाइलिन जो आपको बोल सकते हैं ये है CH2, ठीक ना। तो बोलेंगे C2H4, ये आपका इथाइलिन होता है, ठीक है। ये इसी को अगर हम लोग अगर हम पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो बनता है पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन, ठीक ना। तो जो हम पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो इथाइलिन का ही पॉलीमर होता है, जिसे, ठीक है, हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका ये है इथीन है, ठीक ना। ये आपका होता है इथीन होता है, ठीक है। अब इसी यूनिट को हम बार बार जब कंबाइन करेंगे तो जब संरचना यही मान लीजिए बार बार इसी को n नंबर ऑफ ये आपके यूनिट है, अगर इसी को हम बार बार जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगी संरचना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो बनेगा आपका कुछ CH2, ठीक है। n यहाँ पे बताता है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, कि एक पॉलीमर में कितने मॉलिक्यूल, कितने रिपीटिंग यूनिट लगी हैं, कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बताता है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे आप लोग, ये आपका हो गया पॉलीथीन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे सिंपलेस्ट पॉलीमर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, ठीक है। ये आपका देख लीजिए आपका मोनोमर है, ये वही चीज़ें मैं बताया हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपका इथीन है, ठीक है। ये आपका मोनोमर के फॉर्म में है, मोनोमर मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे n नंबर ऑफ मोनोमर, ठीक है ना। अब n इक्वल टू हो सकता है कितने नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल लिए गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 100 हो, ठीक है, 1000 हो, यहाँ पे n इक्वल टू हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग नंबर ऑफ जितने n होंगे उन्नी बार को कंबाइन कर देंगे तो आपका बन जाता है पॉलीथीन, जो एक होता है पॉलीमर होता है, ठीक है ना। तो n आपका बताएगा नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट बताता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग मोनोमर क्या होता है। A monomer is a molecule that combine with other molecule of the same or different type to form polymer, ठीक है ना। जो मोनोमर होता है वो एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। देखिए माइक्रो मतलब होता है बड़े अणु, माइक्रो मतलब छोटे अणु, ठीक है ना। क्योंकि इसी माइक्रो मॉलिक्यूल के द्वारा जो मोनोमर होते हैं यही मोनोमर आपस में कंबाइन करेंगे, रिपीट करेंगे, तब जाके आपको बनता है पॉलीमर बनता है। और जो पॉलीमर जब बनता है तो हो सकता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करें या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करें, ठीक है ना। जैसे कि पॉलीथीन के केस में जो पॉलीथीन मॉलिक्यूल होता है, पॉलीथीन जो मॉलिक्यूल है इसके केस में देख रहे हैं आप लोग, जो CH2 यही मॉलिक्यूल बार बार कंबाइन करके बना रहा है। मतलब इसमें क्या है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करके, ठीक है, पॉलीमर बनाता है, ठीक है ना। लेकिन नायलॉन 6 जो होता है, जो नायलॉन 6 और 6 जो कम होता है, इसमें देखेंगे आप लोग एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दोनों कंबाइन करते हैं तब जाके बनता है आपका नायलॉन 6 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइन करते हैं तब जाके आपका पॉलीमर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करके भी पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं जो मोनोमर होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करके बना सकते हैं या फिर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना, पॉलीमर को। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए विनाइल क्लोराइड में भी सेम मॉलिक्यूल बार बार कंबाइन करेगा, ठीक है, आपका पॉलीमर बना देगा। विनाइल क्लोराइड जब कंबाइन करता है बार बार तो आपको बनता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, ये बनती हैं। ये कुछ आपका हुआ, ये आपका विनाइल क्लोराइड है। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल लिया गया है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है विनाइल क्लोराइड के। जब ये मॉलिक्यूल आपका कंबाइन करता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू तो बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका पॉलीमर है, ठीक है।
ये आपका पॉलीमर होता है। बेसिकली जब कंबाइन कैसे करते हैं ये चीज़ समझना अगर चाहेंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, CH2 है ये आपका, ये डबल बॉन्ड CH यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे आपके ये, ठीक, यहाँ पे ऐसा रहेगा। अब होगा क्या, अब मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल आता है, इससे कंबाइन करेगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से कंबाइन करेगा, ये चीज़ें बार बार चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो हो सकता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ें होंगी, यहाँ पे भी एक बॉन्ड रहेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो होगा क्या, फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं CH2 CHCl, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वापस CH और Cl, यहाँ पे एक अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब बचा रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये बचा तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे रिपीटिंग यूनिट के, वो बार बार आते रहेंगे और ये बॉन्ड आपका बनता जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट ऐसा नहीं करते, इसको सिंपल हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। N, ये आपका यहाँ पे देखेंगे N इक्वल टू कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि 2 ही मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि वही यूनिट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे N इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ हम लोग मॉलिक्यूल लिया गया है विनाइल क्लोराइड का, ठीक ना। तो यहाँ पे विनाइल क्लोराइड को हम लोग कंबाइन किए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐड किया गया, तो यहाँ पे आपका बना ये पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PVC, ठीक है। तो ये आपका वो रिएक्शन कुछ इसी प्रकार से हुई है, आपका ये विनाइल क्लोराइड है, कोवेलेंट के बॉन्ड थ्रू ये कंबाइन किया, आपका बना पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइएमीन, ठीक है, जो ये कंबाइन करते हैं तो आपको बनता है नायलॉन 6,6, ठीक है। तो ये आर द मोनोमर्स ऑफ ए नायलॉन 6,6, ठीक है। तो जो नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है आपका, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन होता है। ये आपका है एडिपिक एसिड होता है, यहाँ तक ये जो पोर्शन यहाँ तक लिखा हुआ है, ये बेसिकली एडिपिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, CH2 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी COOH होगा, इसके यहाँ पे भी होगा COOH होगा, ये आपका एडिपिक एसिड होता है। अब हेक्सामिथाइल डाइएमीन का क्या होगा, यहाँ पे होगा CH2 होगा, यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे भी NH2 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हेक्सामिथाइल डाइएमीन है और एडिपिक एसिड होगा आपका CH2 COOH और COOH, ठीक है ना। तो ये दोनों 2 मोनोमर हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन तो इनके पास है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए CH2 है, 4 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन एसिड के पास यहाँ पे है, 1 कार्बन एसिड के पास यहाँ पे है, ठीक ना। तो नायलॉन 6 जो लिखा गया है तो नंबर ऑफ कार्बन बताता है ना, वो जो 6 है उसका बताता है एक मोनोमर के, एक मॉलिक्यूल के पास कितना कार्बन है, दूसरे मॉलिक्यूल के पास कितना कार्बन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी देखोगे आप लोग तो CH2 6 है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ जो नायलॉन 6 लिखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन बताता है कितने कार्बन हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन के द्वारा जब रिएक्शन होती है तब जाके आपको बनता है नायलॉन 6, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, इसकी अगर रिएक्शन देखेंगे हम लोग तो कुछ आगे देखेंगे रिएक्शन इसकी, बेसिकली हम देख लेते हैं रिएक्शन इसकी कैसे होती है। बेसिकली यहाँ पे देखिए हेक्सामिथाइल डाइमीन है CH2 6NH2 और NH2, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। अब एडिपिक एसिड की जब रिएक्शन इसमें होगी तो CH, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा CH2 COOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका OH, आपका H2O बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारा CH2 6NH होगा, बचेगा अब बचेगा C और O, ठीक है। आपका OH बाहर निकल गया तो यहाँ पे केवल कार्बोनिक ग्रुप बचा है CO, तो फिर बचेगा आपका CH2 COOH, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ बचेंगी और यहाँ पे बचेगा आपका NH2, ठीक है ना। यहाँ पे कभी अभी तक हम लोगों ने केवल एक एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया गया है और एक आपका
हेक्सामिथाइल डाइएमीन का, ठीक है ना। तो ये बनता है आपका, ये जो मालिक्यूल बना है ये नालान 6 यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ तक जो आपका मालिक्यूल है ये, और यहाँ पे भी आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। तो एक मोनोमर है ये जो आपको दिख रहा है एक मोनोमर है नालान 6 मालिक्यूल को बनाने के लिए। ये जो नालान 6 बनेगा यहाँ तक आपका है ये हेक्सामिथाइल डाइमीन, यहाँ किसके बाद आपका है ये एडिपिक एसिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मोनोमर है नालान 6 मालिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली यही आपकी जैसे अगर नालान 6 का ये आपका मोनोमर भी यही है, ठीक है ना, नालान 6 का ये मोनोमर भी यही है, ठीक है ना। और आपकी यही रिपीटिंग यूनिट भी है, यही यूनिट आपकी बार बार रिपीट होके आपका नालान 6 बनाती है, ठीक है। यही चीज़ें बताई गई यहाँ पे। अब रिपीटिंग यूनिट देखते हैं क्या होती है। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ लीनियर पॉलीमर इज पोर्शन ऑफ द पॉलीमर सच दैट कंप्लीट द पॉलीमर, ठीक है ना। तो रिपीटिंग यूनिट वो ऐसे मालिक्यूल ऐसे मोनोमर्स होते हैं जो किसी भी पॉलीमर को कंप्लीट करने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग देख रहे हैं जिस नालान 6 का था वही यूनिट अगर बार बार रिपीट करके हम ऐड करते जाएंगे तो वही यूनिट आपकी पॉलीमर को बनाएंगे। जैसे आपका इथाइलिन जो था पॉलीथीन में आपको इथाइलिन जो CH2 और CH2 था, ठीक है ना। ये यही चीज़ें अगर हम बार बार ऐड करते जाएंगे तो ये बनाता है पॉलीथीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा छोटा छोटा मोनोमर जो वही आपस में कंबाइन करके पूरी एक संरचना को बना दे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट फॉर द इंड, ठीक है ना। हम इंड का जो मान लीजिए ये आपका, तो ये अभी इंड यहाँ पे है, इंड इधर होगा ना, तो इंड को छोड़कर, ऐसा नहीं कि इंड को भी इसमें काउंट करेंगे, इंड को छोड़ के, ठीक है। जैसे आपका ये आपका है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है CH2 CHCl, ठीक है ना। ये आपकी इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है। अब अगर नोटिस करेंगे तो यही यूनिट पूरी में कंबाइन होगी। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है CH2Cl है, यहाँ तक देखेंगे CH2CL है, यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी यही है, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपल सा लिख सकते थे अगर चाहते अगर लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, तो लिखते CH2CHCl ऐसे कुछ करते और यहाँ पे N लिख देते। और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर 4 है, एक यहाँ पे है यूनिट पूरी है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 है ना, तो ये सिंपल से यहाँ पे हम 4 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमें क्योंकि पता नहीं होता कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स है तो इसलिए N लिख देते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए हम लोग। तो ये आप कुछ इसी पास देख लीजिए, नालान 6 का है, ठीक है, जो बताया था आपका रिपीटिंग यूनिट क्या होती है। ये आपका हेक्सामिथाइल डाइमीन है, यहाँ से यहाँ तक लेके आपका ये एडिपिक एसिड है। जब यही चीज़ें देखेंगे बार बार यही चीज़ें आपका रिपीट होती रहती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसी को बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हम लोग देख लिया अभी तक का। अब रिपीटिंग यूनिट देख चुके हैं, तो रिपीटिंग यूनिट देखने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब उस संरचना को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पॉलीमर स्ट्रक्चर आर नॉर्मली ड्रा एज फॉलोइंग शोइंग ओनली वन रिपीटिंग यूनिट, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी पॉलीमर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल उसमें हम एक ही रिपीटिंग यूनिट को लिखते हैं और उसके आगे हम लोग N लगा देते हैं, ठीक है। N का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितनी वहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं स्टारिन का जो फॉर्मूला होता है, कुछ स्टारिन का कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका स्टारिन है, यही मालिक्यूल अगर बार बार ऐड करते जाएंगे हम लोग तो बन जाता है पॉलीस्टारीन, ठीक है ना। अब पॉलीस्टारीन को लिखने का तरीका क्या होगा हमारा होगा, अगर इसको लिखना चाहेंगे आपको देखिए ये आपका मोनोमर है, ये आपका मोनोमर है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम पॉलीमर के फॉर्म लिखना चाहेंगे तो सिंपल सा ऐसा कुछ लिखेंगे, इसको ऐसा करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड करके N कर देंगे। तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ स्टारीन यूनिट कितनी है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे पॉलीस्टारीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसको, ये आपका वही जो बेंजीन मालिक्यूल था ना लगाया हम लोग, ये इसको लिख दिया गया इस तरीके से, भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका पूरा पॉलीस्टारीन का मालिक्यूल है, जबकि एक जो मालिक्यूल होता है स्टारीन का वो कुछ इस प्रकार से बनता है C6, एक स्टारीन का जो मालिक्यूल होगा C6H5CH2CH2 होता है, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से होता है। आप यहाँ पे आप इसको पॉलीमर के फॉर्म में देख रहे हैं पॉलीस्टारीन का, और यहाँ पे ये आपका पूरी श्रृंखला है पॉलीस्टारीन की, ठीक है ना। लेकिन रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से CH2 लिखा, CH लिखा,
या C6H5 लिख दिया, ठीक है ना, उसके आगे N लिख दिया गया। तो ये एक तरीका होता है किसी भी पॉलीमर को लिखने के लिए, ठीक है ना। जैसे अब ये आपका नायलॉन 6 का है ये। अब नायलॉन 6 को लिखने के लिए हमें जैसे अगर लिखना होगा, स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोनोमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, एक मोनोमर्स लेंगे, उसके आगे N लिख देंगे, तो आपका बता देगा वो पॉलीमर है, ठीक है ना। ये आपका नायलॉन 6 का पॉलीमर होता है, ठीक है। जैसे आप इसको देख लीजिए, ये पूरी संरचना यहाँ पे भी, यहाँ देखेंगे यहाँ पे यहाँ तक आपका हुआ हेक्सामेथाइलडाइमीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे एडिपिक एसिड है, वापस यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आपका हेक्सामेथाइलडाइमीन है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप लोग एडिपिक एसिड है, वापस यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, रिपीट होती रहेंगी। तो हम लोगों ने क्या काम किया, इस संरचना को एक मोनोमर को, एक जो रिपीटिंग यूनिट होगी उसको उठाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे और इसके आगे N लिख देंगे, ठीक है ना, उसके आगे N लिख देंगे, तो आपका वो पॉलीमर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी पॉलीमर को लिखने का। द सबस्क्रिप्ट N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो N लिखा जाता है बेसिकली वो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितनी है उसको बताता है, ठीक है ना। इंड ग्रुप, द टर्मिनल आर इंड ग्रुप ऑफ द पॉलीमर आर नोन एज द इंड ग्रुप, ठीक है ना। किसी भी पॉलीमर का जो सबसे लास्ट का पोर्शन होगा, दोनों तरफ का लास्ट का पोर्शन, ठीक है ना, उसको हम लोग इंड ग्रुप बोलते हैं। लेकिन पॉलीमर के केस में क्या होता है, इंड ग्रुप का इसमें पता नहीं होता है क्योंकि हम लोग इतनी लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, वहाँ पे बता नहीं सकता कि कोई कि क्या उस इंड में क्या होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब आपको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से इसका इंड ग्रुप, तो इंड ग्रुप को न लिख के सिंपल सा हम लोग लिखते हैं, कुछ इस प्रकार ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे इसके आगे कुछ ऐसे ऐसे लिखा रहता है, आपका बना होता है और यहाँ पे N लगा होता है, ठीक है ना। तो इंड ग्रुप न पता होने के कारण इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ लिखी है, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इंड ग्रुप इज फ्रिक्वेंटली नॉट नोन and the polymer structure is therefore written only in the term of the repeating unit as the given structure representation, ठीक है ना। यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग इंड ग्रुप का पता नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट है उनको डिनोट कर देते हैं वहाँ पे, और उसके बाद कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना। आपका ये कुछ इस तरीके से इसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की लाइन बनी होती है, बस ये आपका बन जाता है, पूरा पॉलीमर का संरचना बन जाती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में